हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। और आज देखने वाले हैं कि संतुलन क्या होता है और संतुलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखेंगे कि संतुलन क्या होता है। देखिए, संतुलन जो है तो संतुलन उस स्थिति को कहते हैं संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जहां बाजार की विरोधी शक्तियां, यानी कि जैसे विरोधी शक्तियां जैसे मांग और पूर्ति हो गई, जो विरोधी शक्तियां हैं वो एक दूसरे को संतुलित कर देती हैं। जैसे कोई मांग है, जैसे मान लीजिए कोई मांग है 5 इकाइयों की। ठीक है, 5 इकाइयों की मांग है और जो पूर्ति करता है तो वो भी 5 इकाइयों की पूर्ति कर देता है। ठीक है, 5 इकाइयों की पूर्ति कर देता है। तो ये संतुलन में आ जाता है, यानी कि 5 की डिमांड हो गई और 5 ही पूर्ति हो गई, तो ये संतुलन की स्थिति में आ जाता है। जैसे आप बाजार जाते हैं, वहाँ पे कोई मान लीजिए 1 केजी आलू खरीदते हैं। 1 केजी आप आलू खरीदते हैं। अब दुकानदार से कहते हैं कि 1 केजी आलू 40 रुपए का दे दीजिए। ठीक है, 40 रुपए का 1 केजी आलू 40 रुपए का दे दीजिए। लेकिन वो नहीं मानता है, वो बोलेगा 50 रुपए केजी है। ठीक है, 50 रुपए केजी है। लेकिन आप कहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ना हमारी रहेगी ना आपकी। ठीक है, आप 45 रुपए का 1 केजी दे दीजिए। ठीक है, तो जो 45 रुपए है ना, वही संतुलन संतुलन कहलाता है। ठीक है, ना 50 हुआ और ना 40, तो ये 45 हुआ ना, उसमें आप भी संतुष्ट हो गए और वो आलू बेचने वाला भी संतुष्ट हो गया। तो ये है संतुलन। ठीक है, इसे ही संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब देखेंगे कुछ विशेषताएं। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहले नंबर की विशेषता है मांग एवं पूर्ति की समानता। मांग एवं पूर्ति की समानता कैसे होती है। जैसे आप 10 इकाइयों की मांग कर रहे हैं और आपकी पूर्ति भी 10 इकाइयों के बराबर हो जाए, तो वो मांग एवं पूर्ति में समानता यानी कि संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, जो दूसरा नंबर है वो है गतिहीनता की स्थिति, यानी कि जो उपभोक्ता होता है जब संतुलन की स्थिति में आ जाता है, यानी कि देखिए जैसे इसमें बताया था, यदि 40 रुपए आप देने के लिए तैयार हैं, 40 रुपए के लिए 1 केजी आलू लेने के लिए तैयार हैं आप, और दो दो जो दुकानदार है वो 50 रुपए केजी देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका संतुलन किस में बनता है, 45 रुपए में। 45 में आप भी संतुष्ट हो जाते हैं और वो दुकानदार भी संतुष्ट हो जाता है। तो ये 45 रुपए संतुलन की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब जब 45 रुपए आ जाता है तो जो उपभोक्ता होता है तो वो ना अपनी मांग बदलना चाहता है फिर, और ना ही वो उत्पादक है, ना वो कीमत में परिवर्तन करना चाहता है, यानी कि दोनों उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो विशेषता है वो है आर्थिक शक्तियों का संतुलन। यानी कि आर्थिक शक्तियों का मतलब है जब उपभोक्ता होता है तो उपभोक्ता कम से कम कीमत चाहता है। जैसे आप आलू खरीद रहे थे तो आप चाहते थे कि हमें 1 केजी आलू वो 50 रुपए का जरूर दे रहा था, लेकिन आप सोचते हैं कि हमें 20 ही रुपए में मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि उसका इतना रेट हाई है, क्योंकि वो आपको इतना नहीं दे सकता। अगर वो खरीद के लाता होगा तो वो कम से कम 40 रुपए के लाता होगा, इसलिए आपको 20 में नहीं दे सकता है। तो उपभोक्ता है तो वो बहुत कम कीमत चाहता है कि हमें बहुत कम कीमत में वस्तु प्राप्त हो जाए। ठीक है, और जो उत्पादक है वो बहुत अधिक कीमत चाहता है, यानी कि जो उत्पादक है ना, जो बेचने वाला है, वो चाहता है कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, अधिक से अधिक कीमत, अगर अधिक से अधिक कीमत में वस्तु बेचेंगे तो अधिक से अधिक लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गई आर्थिक शक्तियों का संतुलन। अब ये होता है इष्टतम आवंटन। ठीक है, इष्टतम आवंटन क्या होता है। इष्टतम आवंटन वो होता है कि जब संतुलन की स्थिति में संसाधनों का आवंटन कुशलतापूर्ण हो जाता है तो उसमें फिर कोई बदलाव कोई नहीं चाहता, ना उत्पादक चाहता है और ना ही उपभोक्ता चाहता है। ठीक है, अब देखेंगे कि संतुलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, अब संतुलन के प्रकार, कौन कौन से संतुलन के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अभी देखेंगे स्थिरता के आधार पर। ठीक है, स्थिरता के आधार पे कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो स्थिरता के आधार पे होते हैं 3 प्रकार के। ये होता है नंबर 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, पहला होता है स्थिर संतुलन, और दूसरा जो होता है वो होता है अस्थिर संतुलन, और जो तीसरा होता है वो होता है तटस्थ या फिर उदासीन संतुलन। ठीक है,
इसको स्टेबिलिटी कहते हैं, इसको अनस्टेबिलिटी कहते हैं, और ये जो तटस्थ होता है उसे नेचुरल कहते हैं। अब देखेंगे कि हम स्थिर संतुलन क्या होता है या स्थिर संतुलन हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक कटोरी ऐसे रखी है, ठीक है, यहाँ पे इसके बीच में बॉल रखी है। ठीक, अब जो बॉल, यानी मान लीजिए इसको कि कोई भी बाहरी हलचल के कारण यदि बॉल को इधर से खिसका के इधर ले आती है, इधर ले आती है कोई बाहरी हलचल, ठीक है, इधर इधर, तो वो मूल अवस्था में, वो प्रारंभिक अवस्था में वापसी ही पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी कि जब कोई कोई भी बाहरी हलचल के कारण उसकी संतुलन की स्थिति बिगड़ जाती है, तो क्या होता है, जो उसकी जो आर्थिक शक्तियां होती हैं, आर्थिक जो शक्तियां होती हैं उसे मूल बिंदु पर वापसी उसी बिंदु पर ले आती हैं। ठीक है, तो इसे हम स्थिर संतुलन कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि अस्थिर संतुलन किसे कहते हैं। तो अस्थिर संतुलन जस्ट इसके विपरीत होता है। ठीक, इसको ऐसे हमने सीधी टोकरी रखी थी, अब हम इसको उल्टा मान लेंगे। ठीक, इस तरीके से मान लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉल रखी है, अब यहाँ पे मान लीजिए इसकी कोई बाहरी हलचल के कारण इसको यदि मूल अवस्था से इस बॉल को परिवर्तित कर देता है, इधर उधर कर देता है, तो ये वापसी मूल बिंदु में नहीं आएगी। जो आर्थिक शक्तियां हैं तो वो उसको मूल बिंदु में नहीं ला पाएंगी। ठीक है, ये और दूरी चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ से कोई बाहरी हलचल इस तरीके से कर देती है, बॉल को यहाँ खिसका देती है, तो ये दूरी दूरी होती चली जाएगी। ठीक है, ये वापसी मूल बिंदु में नहीं आ पाएगी। ठीक, तो ये स्थिर संतुलन के जस्ट विपरीत होता है। ठीक, उसमें क्या है, उसमें जो आर्थिक शक्तियां हैं उसको मूल बिंदु में ले आती थी, लेकिन इसको जो है तो इसको मूल बिंदु में वापसी नहीं लाएंगे, इसको और दूरी होती चली जाएगी। ठीक है, ये अब देखते हैं कि तटस्थ या उदासीन, इसको नेचुरल भी कहते हैं। तो ये संतुलन क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए कोई समतल जमीन रखी है और वहां पे बीच में आप बॉल रख दें कहीं भी, ठीक है, और जब भी कोई हलचल होता है, जब भी कोई यानी बाहरी परिवर्तन के कारण इसको खिसका के थोड़ा सा और आगे आगे ढकेल दिया जाए, तो ये यहीं पे रखी रहेगी। ठीक है, ये यहीं पे रखी रहेगी, या फिर इस तरफ ढकेल दिया जाए इस बॉल को, तो ये यहीं पे रखी रहेगी, यानी कि वो दूसरी स्थिति प्राप्त कर लेगी, यानी कि वो मूल बिंदु पे वापस तो नहीं आएगी, लेकिन दूसरी मूल बिंदु वो बना लेगी। ठीक है, तो ये होते हैं स्थिरता के आधार पर संतुलन के प्रकार। इसको देख चुके हैं कि इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी, इसको अनस्टेबिलिटी कहते हैं, अनस्टेबिलिटी। ठीक, इसको नेचुरल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्लेषण के दायरे के आधार पर संतुलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए विश्लेषण के जो दायरे के आधार पर जो संतुलन के प्रकार हैं वो है दो प्रकार के। कौन कौन से, एक है आंशिक संतुलन और दूसरा है सामान्य संतुलन। जो आंशिक संतुलन है उसका जो प्रतिपादन किया था वो मार्शल जी ने किया था। ठीक है, और जो समान संतुलन है इसका प्रतिपादन जो किया था वो किया था लियोन वालरस ने। ठीक है, दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अब देखिए आंशिक संतुलन किसे कहते हैं। आंशिक संतुलन जब एक उपभोक्ता या एक उत्पादक या एक फर्म का संतुलन होता है तो उसे हम आंशिक संतुलन होता है, आंशिक संतुलन उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एक उत्पादक है और एक उपभोक्ता है, तो एक संतुष्ट तो हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ, तो वो आंशिक संतुलन कहलाता है। और जो समान संतुलन है वो होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था या फिर सभी बाजारों में जब संतुलन प्राप्त हो जाता है तो उसे हम सामान्य संतुलन कहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते